tell me about yourself. Who is Anmol Gandhi? Who was Anmol Gandhi before Megan's? How did it look like before getting into the business? Look at my heels, neon on chrome. पहले मेरे फादर की फैक्ट्री थी, मतलब काफ़ी टाइम से मेरे फादर इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़। ये ऑब्सेशन मेरा धीरे धीरे ही बिल्ड हुआ स्नीकर्स की तरफ। Swirling, glitter and gin, trouble on your lips. सो आई प्लान कि ठीक है, हम खुद एक बिलीफ को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बिलीफ मुझे है, जो बिलीफ ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को मुझ में था। मेगेंस के नाम कैसे सूझा? इसके पीछे की थ्योरी क्या है? नेम थ्योरी क्या है? इसके पीछे की नेम थ्योरी मैं सच बताऊं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। Just came into your head and Just decided came into कि- my mind. Welcome Anmol Gandhi ji. Welcome to Thread Talk with AJ. Now we'll get to know about more about Megan's. How did it start? Where did it go? What's the vision of Megan's? And more about you as well. So tell me about yourself. Who is Anmol Gandhi? Who was Anmol Gandhi before Megan's? How did it look like before getting into the business? Yeah. So hi Akshay, and I'm very glad that I'm here at your podcast. And so पहले मेरे फादर की फैक्ट्री थी, मतलब काफ़ी टाइम से मेरे फादर इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़ एंड लेडीज़ फुटवेयर, मेंस फुटवेयर, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फुटवेयर्स। सो ये ऑब्सेशन मेरा धीरे धीरे ही बिल्ड हुआ स्नीकर्स की तरफ, क्योंकि बचपन से जब मैंने स्कूलिंग करा, उसके बाद कॉलेज किया, कॉलेज के बाद मैं अपने फादर को देखता था कि हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, हाउ लाइक मतलब कितना इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं एक शू को मैन्युफैक्चर करने के लिए। Correct. तो उस तरीके से जब मैं देखता रहा और वो धीरे धीरे मैं अपने फादर से सीखता रहा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जिस तरीके से अभी इंडियन मार्केट में एंड फॉरेन कल्चर में स्नीकर्स का ट्रेंड चल रहा है, और आजकल जैसे मतलब बहुत ज़्यादा जेनजीज एंड एवरीवन प्रेफरिंग डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्नीकर्स in comfortable also and very like sleek and a good silhouette of the shoes. तो उस तरीके से मैंने प्लान किया कि ठीक है, अब हम लोग भी कुछ ऐसा मतलब इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा लॉन्च करते हैं, ऐसा एक बिजनेस और एक ब्रांड बिल्ड करते हैं कि जहाँ पे लोग हमसे कनेक्ट कर पाए। करेक्ट। तो ये मेगेंस, ये नाम कैसे सूझा? इसके पीछे की थ्योरी क्या है? नेम थ्योरी क्या है? इसके पीछे की नेम थ्योरी मैं सच बताऊं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। Just came into your head and जस्ट decided केम इनटू कि- माय माइंड। और मैंने जब बहुत ज़्यादा थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च किया, तो मुझे दिखा कि इस पर्टिकुलर नाम से वर्ल्ड वाइड ना कोई ब्रांड नेम है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है, और ना ही कोई ऐसा इस नाम को किसी भी कहीं इंडस्ट्री में या किसी प्रोडक्ट में यूज़ किया है। तो मैंने सोचा कि if this name is available everywhere, like if I can get the trademark, if I can get the patent rights, if I can get the domain of my choice, then definitely I can go with the Megan's name. Okay. Yeah. So is it having some sort of meaning or just a random name? No, I searched, तो इसका मीनिंग निकला कि it's a form of a belly dance in Okay. foreign. Okay. Yeah, but of course हमारा स्नीकर्स का ब्रांड है, हमारा फुटवेयर का ब्रांड है, तो हमारे बेली डांस से कोई मतलब तो नहीं बनता, मगर ठीक है। But people do wear sneakers while doing belly dance as well. Yeah, I was into belly dance. okay. More into ballet, not belly. Ballet. But Yeah. like Okay. people who are dancers, they prefer wearing sneakers. I was into dancing. Yeah, like that. exactly. And the second thing, if फिर बाद में जब ये सब किया और ये नाम हमारा फाइनल हुआ, तो मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि ठीक है, अब मेगान्स है, तो मेगान्स से हम एक अच्छा मतलब क्या निकाल सकते हैं हम खुद के लिए और लोगों को और ज़्यादा हमसे कनेक्ट करने के करने के लिए। लिए। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक मेगा एंड एलिगेंस बिकम्स मेगान्स। Megan's. Okay, really nice, really nice. Yeah. तो वो कौन सा मोमेंट था जहाँ आपको लगा आपको सिर्फ स्नीकर्स पहनने नहीं है, बट इसका एक ब्रांड बनाना है? जब मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स को देखा, मतलब ऑफ कोर्स बचपन से मैं भी काफ़ी स्नीकर्स पहनता आ रहा हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट द बिग जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड, नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस, तो डिज़ाइन, स्टाइलिंग, ट्रेंड्स हर कोई फॉलो करता है और हर किसी ने ही बहुत अच्छा किया है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द ब्रांड्स बिकॉज वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सालों से। मगर मुझे पर्सनली इनमें से खाली न्यू बैलेंस ही पसंद थे। एंड न्यू बैलेंस में जब मैंने देखा
मतलब कि उसमें कंफर्ट काफ़ी अच्छा है एंड उनके सिलवेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट जिस तरीके का स्टाइल और ट्रेंड मुझे पर्सनली पसंद था, मुझे नहीं दिख रहा था कि ऐसा अभी भी कोई ऐसा ब्रांड है, एंड पर्टिकुलरली इफ़ आई टॉक अबाउट एनी इंडियन ब्रांड, कि इंडियन ब्रांड्स ने ऐसा कुछ भी अभी कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा क्रिएट और ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे लगे कि हाँ दैट आई कुड गो एंड परचेज देयर स्नीकर्स। तो मैंने सोचा कि ठीक है, यही चीज़ को हम एक काम करते हैं कि, क्योंकि देखिए मतलब स्नीकर्स मैन्युफैक्चर करना इज़ अ वेरी इजी जॉब इफ़ आई टॉक अबाउट, लाइक किसी को नॉलेज है, if someone has the premises, if someone has the technical team, and if someone has the proper management to manufacture shoes or anything, like any product in the market, so manufacturing is easy. But if we talk about the process and if we talk about the belief, then I think that manufacturing belief is way more difficult and way more hard to get there. सो आई प्लान कि ठीक है, हम खुद एक बिलीफ को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बिलीफ मुझे है, जो बिलीफ ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को मुझ में था, एंड जो ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, एवरीवन जिनके साथ मैंने ये स्नीकर का ब्रांड शुरू किया, मैंने रिसर्च करी, मार्केट को स्टडी किया कि किस तरीके से हम लोग कलर्स को, मतलब वो पहले ऐसे कौन से कलर्स होने चाहिए कि जो हम मार्केट में लॉन्च करें। मेरा सबसे बड़ा टास्क ही और सबसे बड़ी रिसर्च ही ये थी। So how did you decide on the colors, and which are the colors that you are focusing on, and do the colors tell a story? Yeah, of course. So अभी फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर हैविंग 4 कलर्स। हमने उन 4 कलर्स को एक कलेक्शन का नाम दिया है। तो सबसे पहली कलेक्शन हमारी जो हमने लॉन्च की है वो है इन्फिनिटी कलेक्शन। Okay. अब इन्फिनिटी कलेक्शन से आई थिंक नाम से ही समझ आ रहा है कि इन्फिनिटी मीन्स नेवर एंडिंग, द इन्फिनाइट, एंड मैंने उसमें सोचा कि हम इसको इन्फिनाइट कलर वेज की तरह ही लेकर चलेंगे फ्यूचर में। तो फॉर एग्जांपल मैंने अब्रॉड की और वर्ल्ड वाइड जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, देखिए हमने मैन्युफैक्चर तो इंडिया में किया, दिस इज़ ऑफ कोर्स मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग इज़ मेड इन इंडिया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैंने सोचा कि अब हम इंडिया में एक होम ग्रोन ब्रांड बनने के लिए और इंडिया से ज़्यादा अच्छा कनेक्ट करने के लिए वेस्टर्न कल्चर को किस तरीके से इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। Correct. तो मैंने सोचा कि हम लोग इंटरनेशनल सिटीज़ को उठाकर एंड अपने इन्फिनिटी कलेक्शन में कुछ इस तरीके से प्रॉपरली ब्लेंड करें कि हम अपने शूज़ के और स्नीकर्स के नाम को उन इंटरनेशनल सिटीज़ के ऊपर दें। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस ऑलिव ग्रीन कलर, सो दिस इज़ ऑफ फुल स्वेड एंड ऑलिव ग्रीन को मैंने नाम दिया क्योटो मॉस। Kyoto Moss. Yeah, Kyoto Moss represents the Japan, and the one which you are wearing, the white and yellow combination in full suede, that's called Lisbon Fog. Lisbon represents Portugal. So इस तरीके से हमारे 4 कलर्स हैं। The other 2 are blue and orange as well. Blue is Santorini Drift and the orange one is Sevilla Spain. Sevilla Spain represents the golden evenings and the golden hours of the Sevilla. Okay. So people can connect with the names as well and people can relate with the material, and जिस तरीके का material हमने suede, full suede use किया है वो of course represent वैसे भी यूरोपियन कल्चर को करता है, because अभी मतलब आपको भी मालूम होगा वैसे कि यूरोपियन कल्चर में कितना ज़्यादा suede को यूज़ किया जाता है और कितना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मगर इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से और इंडिया में जितना भी हमारा मतलब एक शूज़ को कैरी करने का, उसको क्लीन करने का थोड़ा इशू रहता है। आई थिंक कि इंडिया में भी हम स्वेड को और ज़्यादा प्रेफर कर पाएंगे विद टाइम, एंड ये चीज़ बहुत अच्छे से होगी। Suede represents decency as well as luxury together. Exactly. So I can say that you are more inspired by the brand for New Balance, right? Exactly, yes. This must be your favorite brand. Yeah, personally I like it very much because these are very comfortable. New Balance sneakers, they give the good quality as well. They definitely give the comfort for all day wear, for all day activities, for gym or anywhere you can go and just grab a pair of New Balance and you can, like, from cafe to gym, it's sorted. तो जो फर्स्ट प्रोटोटाइप बना था मेगेंस का,
उसकी क्या कॉस्टिंग आई थी, जो आपने फर्स्ट स्टाइलिंग लॉन्च करी थी अपनी, तब के स्टाइल में और अब के स्टाइल में कितना डिफरेंस है? हाउ डिड यू फिगर आउट द स्टाइल्स? सी, जब सबसे पहला हमारा सैम्पल, हमारा प्रोटोटाइप रेडी हुआ, मतलब थोड़ा इससे भी पहले चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं डिज़ाइन पे कि ये एक्चुअल में ये सिलुएट का डिज़ाइन और ये इस तरीके से इसमें मेगान्स के एम की प्लेसमेंट किस तरीके से हुई। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा खुद का थोड़ा सा स्केचिंग ड्राइंग ना थोड़ा अच्छा है। ओके। तो मैं मतलब बचपन से मुझे बहुत शौक है ड्राइंग स्केचिंग करने का, तो आई एम वेरी गुड एट इट। सो मैं खुद ही सिलुएट ड्रॉ करके, सिलुएट स्केच करके मैं सोचने लगा। बेसिक सिलुएट तो देखिए हम लोग मतलब हमें रेफरेंसेस मिल जाते हैं, तो मैंने एक बेसिक सिलुएट उठाया सबसे पहले। तो मैंने उसमें प्लान किया कि अब मुझे अपना अगर कुछ यूनिकनेस और कुछ अट्रैक्टिव डालना है तो मैं किस तरीके से इस सिलुएट को स्केच करूं कि हम इस डिज़ाइन तक पहुँचें। तो धीरे धीरे कर करके मतलब आई हैव मल्टीपल एंड वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पेजेस एंड अ बंच ऑफ नोटबुक्स जो मैंने ख़राब करी। मैं दिन रात बैठ के स्केच करता रहा, डिज़ाइन बनाता रहा, बट एंड तक मुझे खुद को ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। क्योंकि सिलुएट के अंदर जब आप कुछ भी प्लेस कर रहे हो और कुछ भी आप डिज़ाइनिंग दे रहे हो, एक कस्टमर को जब भी वो परचेज़ करे तो उसको वो फील आना चाहिए कि हम अगर फॉर एग्जांपल कोई भी शूज़ पहन रहे हैं तो ये हमारी एक आइडेंटिटी में किस तरीके से ब्लेंड हो रहा है। करेक्ट। तो वो सोचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ऐसे करते करते काफ़ी मतलब मल्टीपल नाइट्स लगी, मल्टीपल डेज लगे, तो हम लोग पहुँचे इस मतलब कंक्लूजन पे कि इस तरीके से हम ज़्यादा कुछ इसको हौच पौच ना करते हुए और बहुत सिंपल और बहुत एलिगेंट, जस्ट जिस तरीके से मेगान्स का नाम है, नाम के हिसाब से ही हम इसके डिज़ाइन और इसके सिलुएट को बहुत इजी एंड बहुत सिंपल रखेंगे। तो हमने इस तरीके से इसमें एम प्लेस किया। एम प्लेस करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आया कि अब हम बेसिक सैम्पलिंग पे चलते हैं। अब बेसिक सैम्पलिंग्स में मार्केट में लाइक यू आर फ्रॉम द फैब्रिक इंडस्ट्री, सो यू माइट बी नोइंग कि कितना मल्टीपल ऑफ फैब्रिक्स यूज़ होता है शूज़ में। इफ़ आई टॉक अबाउट द लेदर, इफ़ आई टॉक अबाउट द कैनवस, इफ़ आई टॉक अबाउट द मेश, और इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक द स्वेड। सो अब स्वेड में भी बहुत तरीके की वैरायटी आती है, मल्टीपल तरीक़ों की थिकनेस आती है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि कस्टमर को कभी भी पता नहीं चलता करेक्ट कि आपने कौन सी थिकनेस यूज़ करी है और कौन सी क्वालिटी और कौन सा ग्रेड यूज़ किया है। लेकिन बीइंग अ गुड एंड बीइंग अ ग्रोइंग ब्रांड, बीइंग अ ग्रोइंग बिजनेसमैन, मुझे भी ये लगा कि ठीक है, कस्टमर को एग्जैक्ट क्वालिटी का तो देखो नहीं पता चल सकता, मगर हम उसमें किस तरीके से क्वालिटी को इतना अच्छा इम्प्रोवाइज करें और इतना अच्छा ब्लेंड करें कि कस्टमर जब भी हमारा शू देखे, वेदर इट्स ऑनलाइन और वेदर इट्स ऑफलाइन, क्योंकि कस्टमर हमेशा उसको जो भी चीज़ पसंद आती है उसको एक ही नज़र में पसंद आती है। करेक्ट। तो हमने सोचा कि हम इसमें अब फुल स्वेड यूज़ करेंगे एंड दिस इज़ जेन्युइन लेदर स्वेड। तो मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट दी एडिडास और if I talk about the Gazelle series of Adidas and the New Balance sneakers, उसमें भी जिस क्वालिटी की शेड यूज़ होती है, हमने वही क्वालिटी की स्वेड यूज़ करके अपना इस सिलुएट को डिज़ाइन किया। हमने सैम्पलिंग रेडी करी, बट हाँ, इनिशियल सैम्पल और इनिशियल जो प्रोटोटाइप हमारा बनाया था वो ऑफ कोर्स हमने स्वेड पे नहीं बनाया। हमने उसमें नेटेड फैब्रिक यूज़ किया, हमने कुछ कंपोनेंट्स में स्वेड डाला, हमने कुछ कंपोनेंट्स में लेदर डाल के भी ट्राई किया, मगर मल्टीपल चीज़ों की वजह से मुझे लगा कि नहीं, मतलब जब मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं किस तरीके से एज्यूम करूं या मैं किस तरीके से कॉन्फिडेंस में आऊं कि मेरा कस्टमर को भी यही पसंद आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्लान किया एंड हम फुल लेदर स्वेड में गए और मैंने सोचा कि ठीक है, ये यूरोपियन कल्चर है, मगर इंडिया में भी हम इसको बहुत अच्छे से ग्रो कराएंगे और ये बहुत अच्छा चलेगा। तो कितने सैम्पल्स के बाद हम फाइनल ओरिजिनल और बोल सकते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचे? कितने सैम्पल्स हमने बनाए होंगे? आई होप इट वाज अराउंड 20 to 22 सैम्पल्स। उसके बाद हम फाइनल डिजाइन पे पहुंचे, फाइनल डिज़ाइन, रेडी टू लॉन्च। एग्जैक्टली, फाइनल मटेरियल, बिकॉज जिस तरीके के कलर्स मुझे चाहिए थे, सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ही यही थी इसके अंदर कि इस तरीके के कलर्स मार्केट में सोर्स होना थोड़े मुश्किल हो रहे थे। बट मुझे स्टार्टिंग से ये बिलीव था कि
और वही बिलीफ मुझे था कि स्नीकर के अंदर अगर मुझे ये कलर्स लॉन्च करने हैं, द वाइट येलो कॉम्बिनेशन, द ऑलिव ग्रीन, द ब्लू कॉम्बिनेशन एंड द ऑरेंज कॉम्बिनेशन, तो मुझे यही था कि इस तरीके के कलर से ही हम लॉन्च करें ताकि एटलीस्ट डे वन हम बाकी ब्रांड्स से और बाकी कहीं शूज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा खुद को डिफरेंशिएट कर पाएँ कि वाई वी आर डिफरेंट एंड व्हाट्स द यूएसपी ऑफ आवर शूज़। टेक्निकल चीज़ों की यूएसपी पे हम बाद में भी आ सकते हैं, मगर पहले अगर मैं कलर्स के हिसाब से बात करूं तो दिस इज़ ऑल्सो आवर बिगेस्ट यूएसपी। Okay. What like why did you select just suede? Why not leather? Why not other fabrics? As far as I know, like basics के जो sneakers होते हैं, they are more into leather based. Or Yes. you could have selected vegan leather जो भी बहुत ज़्यादा sustainability को भी promote करता है. Exactly. And then suede की इंडिया में जो care है, that is like according to the pollution, according to the climate condition, like you have said कि you want people to wear luxury as well as decent. Exactly. But then how did you come to a point कि suede में ही करना है? Because it was, I think, the most difficult task to work with the suede. As I come from a fabric industry as well, तो मुझे ऐसा लगता है कि suede के साथ काम करना इंडियन इंडस्ट्री में is like the biggest challenge. And like why did you select just suede? देखिए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल आंसर्स भी निकल सकते हैं और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी निकल सकती हैं, बट इसका मैं बहुत एक सिंपल और एक बहुत ब्लंट आंसर दूंगा, और वो यही है कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही मेरे कस्टमर को अच्छा लगेगा। Okay, that's really nice. Yeah. So why did you stuck to suede only? There were more options available. जैसे vegan leather है, जो स्नीकर्स में यूज होता है, बहुत से लोग PU भी यूज करते हैं, तो why did you choose just suede? देखिए, पहले हम बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को उनसे इंस्पायर होके हमने अपने शूज़ को डिज़ाइन किया, हमने मटेरियल्स चूज़ किए। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि जो यूरोपियन कल्चर है और जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पे स्वेड बहुत ज़्यादा हाईली यूजेबल है। और स्वेड, जैसा हम लोग पहले अभी बात कर ही रहे थे कि किस तरीके से एक एलिगेंसी, decency and premium luxury, like silent luxury if we can talk about, and किस तरीके से वो प्रीमियमनेस एक जस्टिफाई करता है वो प्रोडक्ट। तो अभी क्या है कि इंडिया में किसी भी कस्टमर को या किसी को भी अगर फुल स्वेड के शूज़ लेने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई बड़े ब्रांड्स के पास ही जाना पड़ता है। मतलब अगर मैं खुद की भी बात करूं, और इससे पहले अगर मैं मेरे पास भी ऑफ कोर्स फुल स्वेड शूज़ हैं पहले से दूसरे ब्रांड्स के, तो मुझे खुद दूसरे ब्रांड के शूज़ लेने पड़ रहे थे। तो इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स में मुझे एक वो गैप, छोटा सा गैप दिखा कि यहाँ पे अभी फुल स्वेड में और इतने अट्रैक्टिव और पॉपी कलर्स के साथ, मतलब पॉपी एज इन इट साउंड्स पॉपी, बट इफ वी टॉक इन द फैब्रिक, लाइक इफ वी टॉक अबाउट दी स्वेड, और वही सेम कलर्स को जब हम स्वेड में डालते हैं तो वही पॉपी कलर्स बहुत साइलेंट लग्जरी और बहुत प्रीमियम कैटेगरी में फॉल करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें अट्रैक्टिव कलर्स भी चाहिए, हमें मार्केट में स्टैंड आउट भी करना है, कस्टमर्स अगर बिग ब्रांड्स के पास जा रहे हैं इस तरीके के कैटेगरी और इस तरीके के प्रोडक्ट को लेने, तो वो हमारे पास क्यों आए और वो हमसे ही उस तरीके के स्नीकर्स कैसे परचेज करें। क्योंकि देखिए, बड़े ब्रांड्स की अगर हम बात करें फुल स्वेड में, तो एक अप्रॉक्सीमेट रेंज 10,000 प्लस ही जाती है इंडियन रुपीस में। मगर वहीं अगर हम अपने शूज़ की बात करें तो वी आर वे मोर लेस इन प्राइस दैन दोज बिग जाइंट्स एंड बिग ब्रांड्स। तो मुझे लगता है कि अगर हम वो क्वालिटी दे सकते हैं और अगर वो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं थोड़े कम और बेटर प्राइसेस में, तो मुझे लगता है कि ठीक है, इंडिया में भी लोगों को उस प्राइस में एक्सपीरियंस करना चाहिए कि फुल स्वेड क्या फील करता है, एंड फुल स्वेड कितना कंफर्टेबल होता है, एंड फुल स्वेड कितना लाइट वेट होता है, एंड आप स्टाइलिंग के साथ आप एक स्टेटमेंट और एक आइडेंटिटी भी कैरी कर सकते हो। करेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं फैब्रिक्स की, तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस, और जैसे पहले बात हुई थी हमारी कि इंडियन मार्केट के लिए स्वेड फिट नहीं है क्योंकि यहाँ का वेदर कंडीशन ऐसा है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, गंदा जल्दी हो जाता है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए वाइल कैरिंग द स्वेड शूज़?
while carrying the sweat shoes, सबसे इजी प्रिकॉशन जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप किसी भी ड्राई क्लॉथ के साथ उसको साफ़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ मार्केट्स में अब बहुत ब्रांड्स की स्नीकर केयर किट्स आती हैं. मतलब 200-300 रुपये 400 रुपये में आपको एक अच्छी किट मिल जाती है जिसके साथ आप मतलब काफ़ी गंदे शूज़ को भी क्लीन कर सकते हो. एंड एल्स आप अगर नॉर्मल वेट क्लोथ से भी साफ़ करोगे तो भी वो इजीली क्लीन हो जाते हैं. एंड अगर इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है तो देन डेफिनेटली बाय अ न्यू वन. Okay. And if we talk about sole, the sole of the shoes, तो ये फुट में फुटवेयर में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है सोल का? इससे क्या बेनिफिट होते हैं? अच्छा सोल होता है और अच्छे सोल की क्या पहचान है? देखिए, मल्टीपल तरीके की सोल्स मार्केट में हैं और ये एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि सोल इंजीनियरिंग, सोल डिज़ाइनिंग ये प्रॉपर मतलब बहुत वास्ट टॉपिक है. Okay. तो अगर हम नॉर्मल कंफर्ट और नॉर्मल स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो आई थिंक कि मार्केट में जो सबसे अच्छी सोल्स रहती हैं, और अगर स्नीकर्स में जैसे हमने भी अपने स्नीकर्स में रबर गम सोल्स का यूज़ किया है. सो रबर गम सोल्स की सबसे अच्छी यूएसपी यही है कि दोज आर लाइट इन वेट. एंड इसमें एक हमारा यूएसपी और है कि हमारे शूज़ नॉन मार्किंग है. तो नॉन मार्किंग शूज़ में इट्स अलाउड टू प्ले बैडमिंटन एज वेल वेयरिंग आवर शूज़. एंड हमारे शूज़ वैसे ही लाइट वेट हैं, तो बैडमिंटन या कोई भी आप जिम में वेयर कर रहे हैं या आप कहीं भी कैरी कर रहे हैं हमारे शूज़, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको स्टाइल भी कर सकते हैं और आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं. तो सोल का पार्ट यही प्ले होता है कि इट शुड बी लाइट वेट एंड इट शुड बी लाइक नॉन स्लिपरी. या एंड दैट्स इट फॉर द सोल. बाकी इसके अलावा बहुत वास्ट टॉपिक है ये, तो इस पे हम आई थिंक किसी और दिन बैठ के आराम से डिटेल में बात करेंगे. Correct. We'll sure sit someday and we'll love to know about sole. So where can we see the placement of Megan's? कहाँ बिकता है, किस किस चैनल के थ्रू बिकता है, प्राइस पॉइंट क्या है? अभी एज ऑफ नाउ हमारा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग मार्केटिंग करते हैं अपनी, एंड दैट इज़ फॉर श्योर इंस्टाग्राम. उसके अलावा हमारी खुद की D2C वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ megans.com. और इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल मार्केट प्लेसेस की, तो मार्केट प्लेसेस में अभी हम मिंत्रा पे अवेलेबल हैं. एंड प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जैसा ही हमने पहले डिस्कस किया था कि इस तरीके की क्वालिटी और कंफर्ट और स्टाइल, इस तरीके के सिलुएट्स मार्केट में 10,000 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल हैं. बट अभी हम लोगों ने अपने प्राइसेस थोड़े से कट डाउन करके अप्रॉक्सीमेटली 2,500 रुपीज़ रखे हैं. ओके. हाँ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट. अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट एंड इंडियन कंज्यूमर, कि जहाँ पे हर कोई इस क्वालिटी को, इस स्टाइल को एक्सपीरियंस कर पाए एंड एक्सपीरियंस करके इसको ट्राई कर सके एंड हमें भी बेटर रिव्यूज़ मिलें, ताकि लेटर ऑन फ्यूचर में हमने और भी, जैसे मैं अभी और भी सिलुएट्स पे और भी कलर्स पे काम कर रहा हूँ, तो उस तरीके से हम लोग और प्लान कर पाएँ और जितना अच्छा फीडबैक और जितना फीडबैक से हम सीख पाएँ, हम समझ पाएँ कि हमें और आगे फ्यूचर में किस तरीके से मूव ऑन करना है. करेक्ट. तो हम मे भी आगे उस तरीके से काम कर सकते हैं. तो जो ये स्नीकर कल्चर है, इट हैज बीन एक्सप्लोडेड इन इंडिया नाउ. तो आर यू पार्ट ऑफ अ स्नीकर कम्युनिटी, और वेयर डू यू सी लाइक व्हाट डू यू सी, हाउ शुड यू सेल योर स्नीकर्स, कि कोलैबोरेशंस के थ्रू, और लाइक स्नीकर कोलैबोरेशन इज अ बिग मार्केट नाउ. People have been collaborating with a lot of influencers, a lot of people. So what do you think कि आपको influencer के थ्रू अपने स्नीकर ज़्यादा बेचने चाहिए, या सिर्फ इन मार्केट प्लेटफॉर्म्स पे ही आप रहना चाहते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. वहाँ पे मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं अभी किसी भी तरीके की कोई भी पेड कोलैबोरेशंस में बिलीव नहीं करता, और ना मैं अभी वहाँ जाना चाहता. ओके. रैंडमली
मुझे किसी भी तरीके का कोई यूजीसी टेस्टिमोनियल्स मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसको अपने हैंडल पे शेयर करता हूँ। अदरवाइज इसके अलावा अगर हम बात करें मिंत्रा की, सो वी ऑल नो कि मिंत्रा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरीके की कोई पेड प्रमोशंस या आउट ऑफ द बॉक्स उस तरीके से हमें कोई पेड इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करना है कि जहाँ पे हमें उस कल्चर और उस कम्युनिटी में एंटर करके हमारे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। Correct. So, where do you see your brand Megan's in next 5 years? Do you wanna stay still to the Indian markets only, or you wanna go globally? No, definitely I want to go global. Okay. Because global approach के साथ ही मैंने ये बिजनेस शुरू किया है। और इसके बाद अगर हम being in Indian और being ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है जैसे कि, और सारी चीज़ें हमने यहीं से सोर्स करी हैं, अगर हम अपने इंडियन कल्चर को, अपनी इंडियन कम्युनिटी को अगर वेस्टर्न कल्चर में इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको बाहर ग्लोबली अप्रोचेबल बना सकते हैं तो हम वो चीज़ कर सकते हैं कि ठीक है, मतलब कि ग्लोबली कहीं भी, मतलब इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में अगर मेगान्स के स्नीकर्स को वेयर कर रहा है तो उनको उसी तरीके से फील होगा कि दैट इज़ देयर ओन कंट्री होम ग्रोन ब्रांड। करेक्ट। हम वो स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं एंड विद टाइम मुझे लगता है कि ठीक है, मैं भी इस चीज़ को और बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने शुरू किए हुए ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स ही हुए हैं। ओके। हाँ, तो अब जब धीरे धीरे हम भी बहुत चीज़ें सीखेंगे, हमें ऑन अ डेली नोट अराउंड 10-15 फीडबैक्स मिलते हैं, 10-15 रिव्यूज़ मिलते हैं, तो मुझे समझ आता है कि ठीक है, अब हम इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में और अच्छा कर सकते हैं, या सोल में, या कोई मटेरियल में, या डिज़ाइनिंग में। तो जिस भी तरीके से रिक्वायरमेंट रहेगी, लाइक आई फील दैट आई एम ओपन टू चेंज एवरीथिंग एंड एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स एंड अकॉर्डिंग टू माई कस्टमर्स। ओके। तो जैसे आपने 4 कंट्रीज हमें बताई, स्पेन, जापान, पोर्चुगल एंड ग्रीस। तो आपका इंडिया से अगर आपको ग्लोबली बाहर जाना हो तो फर्स्ट टारगेट जो आपकी कंट्री होगी, तो इन चारों में से कोई है, या व्हाट डू यू सी लाइक और अदर कंट्री? नो, आई थिंक कि फर्स्ट अगर मैं अपनी अप्रोच रखूँगा तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग to my designs, according to my like simplicity of the silhouette and according to the materials, definitely I would love to go to Europe first. Okay. Yeah. So these all are European countries. Where do you see like the first country you think that your sneaker placement should be? According to me, Germany or Netherlands. Okay. Because Germany is really like a very fashion forward country. And many of the brands come from Germany and many of the brands come from the Italy as well. So this is my personal choice that I would love to go to the Germany first, in Europe, then definitely we can expand more in the European side. The sky is the limit. Yeah, the sky is the limit. Yeah, definitely. Let's have a quick rapid fire. Sure. So Nike, Adidas or New Balance? Of course, New Balance. Most underrated sneaker all the time? Sorry for the audience, but Nike Dunks. Okay. Yeah. One sneaker brand in the world whose business you deeply respect? Nike. What's next for Megan's? Anything you see it, like anything you see it next year? What would be the next move for Megan's? Next move, like the very next move for the Megans is adding more colors to it, adding more colors to the Infinity collection, and definitely connecting more with the audience, with my like customers, and maybe in future we can go to the apparels also. Where we can find the Megans? On Myntra and www.megans.com. Thank you so much, Anmol, for coming to our podcast, Thread Talk with AJ. Now we know more about Megan's, we know more about Anmol Gandhi, what Anmol Gandhi does. एंड मुझे लगता है कि आपके पास वो फैमिली बैकग्राउंड था, वरना इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जितना मैं जानता हूँ, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक नॉलेज
और उसके बाद राइट फैक्ट्रीज का मिलना, उसके बाद राइट सिलुएट्स को सिलेक्ट करना, ये सबसे बड़ा टास्क रहता है. 90% ऑफ द मार्केट यूज इम्पोर्टेड फैब्रिक्स एंड यू हैव एवरीथिंग इन हाउस, लाइक you are sourcing everything from India itself. Exactly, yes. So this is like totally Indian based, Indian made sneakers. As far as I know, जितने brands को मैं जानता हूँ जो इंडिया में बना भी रहे हैं, they use more imported fabrics. They import from the fabric they import from China, and this is the only brand which I know जिसका एक एक चीज़ is from India. And लोगों का सबसे बड़ा struggle होता है कि right sourcing Exactly. इस इंडस्ट्री में, then right placements. And you have been placed at Myntra and your own website, and you have placed at the very right place. So it's lovely to hear from everything from you, and all the very best for your brand and for your upcoming April brand as well. Thank you so much for coming and Thank you so much. sharing your insights with us. And I want to add 2 more lines into it from Megans, and like for all these sneakers and everything which I started, like all the credit goes to my father, because I we discussed कि किस तरीके से मेरे फादर को मतलब काफ़ी नॉलेज है और शूज़ की, स्नीकर्स की उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ आज. और दूसरी बात, मेगान्स की तरफ से मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि ट्रेंड्स फेड बट गुड प्रपोर्शंस डोंट. So is it a tagline of Megan's? No. It Okay. just came up in my mind, so I said it. It's really nice, really nice. क्योंकि Can मैं you repeat it again? ट्रेंड्स फेड Fade. बट गुड प्रपोर्शंस डोंट. Oh, तो मैं very कोशिश nice. कर रहा हूँ कि हम मेगान्स को इस लाइन के हिसाब से ही लेके चलें. No, it's really nice name. I really loved the name when I heard about the name Megans. Yeah. I loved it. I didn't even think that it's an Indian name. Honestly, That was the approach yeah, in the first place. Yeah. lovely to hear it from you. Thank you so much, Akshay. Thank you so much.